सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बस कुछ दिन बचे हैं, फिर सब खत्म, सब यानी फर्स्ट ग्रुप खत्म। हाँ, तो ऑडिट वाला चैप्टर खत्म करते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, 2 सेक्शन बचे हैं, सेक्शन 147 और 148। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो रिवाइज करते हैं पूरा और फिर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर अदर लॉस पे चर्चा चालू कर देंगे आज ही। सो हमने सबसे पहले देखा सेक्शन 139 जिसमें ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है। सब सेक्शन 1 बताता है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए इन एजीएम, अगर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो, और ये 6 एजीएम तक रहेगा, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है तो ऑडिट कमिटी रिकमेंड करती है बोर्ड को, बोर्ड रिकमेंड करता है मेंबर्स को, और अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली रिकमेंड करता है टू द मेंबर्स। ऑडिट कमिटी सिर्फ पब्लिक कंपनीज में लगती है, लिस्टेड कंपनी में, या फिर जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर होगा, या जिसकी बोरोइंग्स 50 करोड़ या उसके ऊपर होगी, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर होगा उनको। फिर हमने देखा एक सर्टिफिकेट और कंसेंट लेना पड़ता है ऑडिटर से। सर्टिफिकेट में वो लिख के देता है कि आई एम एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। सो ये 141 में हमने बाद में देखा। फिर उसका टर्म एक्सीड नहीं होगा, जो हमने देखा कि उसका एक टर्म होना चाहिए 5 साल का, एक टर्म इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए, और अगर फर्म है तो 2 टर्म ऑफ 5 साल। फिर 20 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है, एंड कोई अगर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चालू है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा। फिर हमने देखा टर्म ऑफ ऑडिटर, इसके साथ कूलिंग पीरियड देखा। कूलिंग पीरियड लगता है 5 साल का एक टर्म हुआ तो फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, और फर्म के केस में 5 साल के 2 टर्म हुए तो फिर अगले 5 साल उसको कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा। कूलिंग पीरियड का रूल पहले 3 साल अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ये हमने देखा था। फिर ये जो रोटेशन या कूलिंग पीरियड वाले रूल्स है ये किसको लगते हैं ये भी हमने देखा। हर लिस्टेड कंपनी को तो लगेगा, इसके अलावा पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है जिसका, या फिर 10 करोड़ या उसके ऊपर, या प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर है, या और कोई भी कंपनी जिनकी बोरोइंग्स में यहाँ पे लिमिटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स वगैरह नहीं, तो वो अगर 50 करोड़ या उसके ऊपर जा रहा है तो। फिर हमने देखा मैनर ऑफ रोटेशन, ये पूरा समझा रूल्स के हिसाब से। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है ये साल चालू होने के बाद 180 दिन के अंदर अपॉइंट किया जाता है बाय सीएनएजी। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का 30 डेज के अंदर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और इसके बाद ईजीएम में 90 डेज के अंदर इसको रेटिफाई किया जाएगा अगर रेजिग्नेशन है। एक सेकेंड, हाँ 30 डेज से, ये रेजिग्नेशन वाला नहीं है, ये नॉर्मल है। 90 डेज में ईजीएम में अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो, हाँ गड़बड़ किया मैंने वही, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। सो 30 डेज नॉर्मल रूल है, फिर 90 डेज है, तो ये अपन डायग्राम में प्रॉपर लिखे है। यहाँ पे पढ़ते टाइम कभी कभी मैं गड़बड़ कर देता हूं, पूरा पढ़ते नहीं ना अपन, ऊपर ऊपर पढ़ते फिर गड़बड़ होती। सो हाँ, सो ये रूल है, ये हमने देखा था। फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन फिर 90 दिन ईजीएम में, रेजिग्नेशन वाला अलग रूल है। सो ये देखा था हमने, 30 दिन में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते हैं तब 90 डेज में ईजीएम में अपॉइंट किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा, और गवर्नमेंट कंपनी में 60 दिन, 30 दिन, 60 दिन ऐसा था। ठीक है, तो 60 दिन सीएजी, फिर 30 दिन डायरेक्टर्स, फिर 60 दिन मेंबर्स, ऐसा था। फिर कैजुअल वैकेंसी दोनों ही केस में 30 दिन के अंदर फिल की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं नॉर्मल कंपनी में, और सीएजी फिल करेगा इन गवर्नमेंट कंपनी। फिर अगर रेजिग्नेशन के कारण है कैजुअल वैकेंसी तो इट शुड ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स। सो ये अगले एजीएम तक के कार्यकाल रहता है इसका, ये देखे थे अपन ने। फिर 140 पिछली क्लास में देखे, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो स्पेशल नोटिस आना चाहिए, उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, और गवर्नमेंट ने अब ये पावर्स रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया। आप भी लिखते टाइम यही लिखेंगे कि परमिशन गवर्नमेंट की लगती है, और बाद में आपको ये नोट चिपका देना है। ठीक है, तो सर 2000 का नोट चिपकाना नहीं, वो नोट नहीं ये नोट लिखना है आपको, तो 2000 का नोट नहीं तो आप बोलेंगे हमारे सर ने बोला नोट चिपकाओ मार्क्स मिलेंगे। सो नहीं,
ये नोट आपको अलग से लिखना है। तो वैसे लिखते टाइम आप यही लिखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, फिर नीचे लिखोगे कि नोट में रीजनल डायरेक्टर को ये पावर्स डेलीगेट कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, उसके बाद 60 दिन के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में और ऑडिटर को हटाया जाएगा। ये देखा था हमने। फिर रेजिग्नेशन सिंपल था। यहां पे भी ऑडिटर जब रिजाइन करता है तो उसको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यानी रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार, या गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, रजिस्ट्रार को एंड कंपनी को, दोनों को ये इन्फॉर्म करेगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ये देखा था। फिर रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा कोई और को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं उसका टेन्योर कंप्लीट होने के पहले, तो ऐसे केस में भी आपको सिमिलर रूल्स फॉलो करना है, वहां पे भी स्पेशल नोटिस आना चाहिए। फिर ऑडिटर को बताया जाएगा, ऑडिटर एक रिप्रेजेंटेशन लिख के देता है, इट शुड नॉट एक्सीड अ रीजनेबल लेंथ। फिर उसको एक बोलने का अधिकार भी होता है इन द मीटिंग। ये दोनों केस में रहता है, वैसे सबसेक्शन 2 में भी होता है, दिया है 4 के साथ, बट रूल्स के हिसाब से दोनों केस में ये मिलना चाहिए। आगे हमने रूल्स में भी देखा था। नहीं, रूल्स नहीं थे, आपको इसके रूल्स नहीं है, बट ये दोनों केस में मिलता है। उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रहती है, दोनों ही केसेस में मिलती है। 141 में भी मिलेगी और 144 में भी। 144 यानी सबसेक्शन, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे 144 तो वो अलग है। ठीक है, वो है कौन कौन से सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और 141 भी यानी ये वाला 141। ठीक है, 141 यानी 140 सबसेक्शन 1, तो पूरा बोलना चाहिए अगर कंफ्यूजन होता है तो। 140 सबसेक्शन 4 में अगर उसका कार्यकाल पूरा होने का है लेकिन एजीएम में उसको निकाल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं हमको ये ऑडिटर फिर से नहीं चाहिए, तो आप ये वाला सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। यहां पे वो रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन अगर बहुत लेट आई तो सर्कुलेट नहीं करना है, लेकिन अगर विद इन टाइम आई, प्रॉपर टाइम के साथ आई है, तो ऐसे केस में इसको सर्कुलेट करना पड़ता है मेंबर्स को। और अगर आप सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं बहुत लेट आने के कारण, तो आपको इसको रीड आउट करना पड़ेगा इन दी मीटिंग। साथ ही साथ जो ऑडिटर है उसको एक बोलने का मौका भी मिलता है इस मीटिंग में। उसके बाद फिर वोटिंग होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको निकाला जा सकता है। ये हमने देखा था। फिर अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि ये ऑडिटर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, एब्यूज यानी गाली देना नहीं, वो अलग होता है, वो भी एब्यूज होता है। यहाँ पे एब्यूज कर रहा मीन्स गलत इस्तेमाल करना। अगर वो अपने इस अधिकार का राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देने का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जानबूझ के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती के आरोप लगा रहा है, तो ऐसे केस में हम ट्रिब्यूनल चले जाएंगे और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर पास करके बोलेगी कि इसके रिप्रेजेंटेशन को भेजने की जरूरत नहीं और इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये देखा था हमने। फिर फ्रॉड करेंगे तो 447 और 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। फिर 141 देखा था। 141 कहीं तो भी था, याद आ रहा है ऐसा कुछ मुझे, हाँ आ गया। सीए फर्म, एलएलपी इसको अपॉइंट कर सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर नहीं होना चाहिए, ऑफिसर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फिर ग्रुप कंपनीज में कौन कौन आती है, वो कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट और होल्डिंग की सब्सिडरी। ये 5 कंपनीज में अगर वो या उसका पार्टनर ये अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव होल्ड करता है तो चलेगा 1 लाख की फेस वैल्यू तक के, 1 लाख के ऊपर के होल्ड करेगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर दूसरा केस देखा था, वही ग्रुप कंपनी, सेम ग्रुप कंपनी से अगर लोन लिया गया है ऑडिटर के द्वारा या कोई भी पार्टनर या रिलेटिव के द्वारा 5 लाख तक का, तो ऐसे 5 लाख के ऊपर का, 5 लाख तक चलता है, तो ऐसे केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर गारंटी दी गई है 1 लाख की, तो 1 लाख के ऊपर की। फिर सेम ग्रुप कंपनी एक एडिशनल यहां एसोसिएट आ जाती है। इन ग्रुप कंपनीज में अगर ऑडिटर के कोई बिजनेस रिलेशंस हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन कुछ बिजनेस रिलेशन चलते हैं जो कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है तो उसका फोन यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वैसे एविएशन वाली कंपनी है तो उसकी आप सर्विस ले सकते हैं। फिर होटल है या हॉस्पिटल है तो इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं, या अदर सिमिलर बिजनेस वो सर्विसेज आप ले सकते हैं। फिर आईसीआई के द्वारा या कानून के द्वारा जो परमिटेड है वो भी किया जा सकता है। ऐसी जगह भी आप ऑडिटर नहीं हो सकते जहां पे आपका रिलेटिव डायरेक्टर है। फिर अगर आप 20 या उससे ज्यादा, 20 तक चलेगा, 20 से ज्यादा अगर कंपनी के ऑडिट करते हैं तो आप और ऑडिट नहीं लेंगे, यानी 20 तक ले रहे हैं उसके ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन ओपीसी चलती है, स्मॉल कंपनी चलती है, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 100 करोड़ ये चलेगी। ये देखे थे हमने। फिर ब्रांच ऑफिस ये सब अलग से देखा था। 143 में सब हर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये ध्यान रखना सिर्फ कि मेन ऑडिटर खुद भी ब्रांच का ऑडिट कर सकता है, कोई भी ब्रांच हो, फॉरेन ब्रांच हो या इंडियन ब्रांच हो, लेकिन अगर कंपनी ने दूसरे अपॉइंट किए हैं तो फिर वो व्यक्ति करेगा। ठीक है। सो जो अदर ऑडिटर है वो भी सेम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, वो भी एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए अंडर दिस एक्ट। ठीक है। और वो जो ऑडिटर रिपोर्ट बना के देगा उस रिपोर्ट को हम यूज कर सकते हैं, हमको फिर से उसमें छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और अगर फॉरेन ब्रांच है तो वहां पे मेन ऑडिटर या फिर वहां का कोई अकाउंटेंट या फिर वहां के कोई सीए के लेवल का व्यक्ति जो वहां के हिसाब से परमिटेड है टू डू ऑडिट। फ्रॉड के बारे में देखा था हमने, फ्रॉड अगर 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से अंदर, तो ऐसे केस में इसको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को बताएंगे और वो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, बोर्ड रिपोर्ट में ये बताया जाता है। फिर अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उसके ऊपर का है तो इट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या इंडिविजुअल फ्रॉड देखा जाता है, एग्रीगेट आपको नहीं करना है, एक एक फ्रॉड देखना है। अगर एक फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर का है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। ये रिपोर्ट करने के पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमको फ्रॉड छपड़ा है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशंस देंगे कि फ्रॉड था नहीं था, वो अपनी जो भी दलील है वो पेश करेंगे। 45 दिन का टाइम है। इसके बाद 15 दिन के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि हमको फ्रॉड मिला है। ये इन्फॉर्म किया जाता है एडीटी 4 नाम के एक फॉर्म में। सो 15 डेज के अंदर, और ये सेक्रेटरी के नाम से होना चाहिए। बाकी भी पॉइंट्स पढ़े थे हमने, सील्ड एनवेलप होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। तो ये सब बकवास से पॉइंट है, ये वैसे भी रहते ही है। आप कुछ भी चीज रिपोर्ट वगैरह देते हैं तो आप ऐसे ही तो देंगे नहीं, आप वो एक लेटर हेड के ऊपर ही देंगे, उसमें पूरा साइन वगैरह किया रहेगा। तो वो सब चीज होना चाहिए एंड फॉलोड बाय ईमेल। ठीक है। आरपीएडी और साथ में स्पीड पोस्ट भी था, ये भी था वहां, स्पीड पोस्ट भी चलता है, और साथ में फॉलोड बाय एन ईमेल। ठीक है। फिर ये तो पढ़ चुके अपन ने। ठीक है। बस इतना सा पढ़ा अपन ने। और फिर 143 144 भी पढ़ा, क्या क्या काम नहीं करना है। तो ये तो अब एक बार आपको पढ़ना है बस। ये आपको देख के याद आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज नहीं करना है। ठीक है। एकदम रटी हो जरूरत नहीं है कि एकदम ए से लेके आए तक के पूरे पॉइंट्स रटे होना चाहिए, बट हाँ आपने देखा तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये वाला काम नहीं किया जा सकता। जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करना है या फिर इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर साइन करना पड़ता, ये बकवास है, करना पड़ता, पता है हमको। अटेंड करना है बोर्ड मीटिंग, पता है, बोर्ड मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं। हाँ हाँ, रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट होता है ना। हाँ, 5 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद वो एक और बार, अगर वो फर्म है तो एक बार और रिटायर, एक बार और हो सकता फर्म में, नहीं बाकी इंडिविजुअल में नहीं हो सकते। सो पहले देखो इसमें बहुत सारे रूल्स है छोटे छोटे जो यहाँ पे अपने उतने काम के नहीं है, आपको शायद ऑडिट में हो सकते हैं। उसमें ये भी था, पहले ऐसा था कि आपको हर साल एजीएम में इसको फिर से रेटिफाई करना पड़ता था, बट अभी रिसेंटली उसमें चेंज किया था कि रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, हर साल रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपॉइंट कर लिया तो डायरेक्ट 5 साल तक के अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सो इसमें रूल्स में बताया गया है, तो एक्ट में नहीं बताया है। सो इसीलिए एक बार हो गया तो 5 साल तक के लिए वो अपॉइंट हो गया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑडिट में शायद आपको ये सब होगा और डीप में थोड़ा सा, तो वही चीजें होती है, लेकिन थोड़ा डीप में जाओगे आप उसमें तो और रूल्स वगैरह और ज्यादा के पढ़ोगे वहां। फिर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सो पहली पनिशमेंट लगती है कंपनी के ऊपर। सो सेक्शन 147 ये लगती है कंपनी पे। ठीक है, कंपनी एंड ऑफिसर, यानी ये कंपनी वाले लोगों के ऊपर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, दूसरी लगती है ऑडिटर के ऊपर। बस अगली भी ऑडिटर ही है, ये भी ऑडिटर ही है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं बस। और 148 बस खत्म। तो ये चैप्टर आखिरी सांसें ले रहा है अब।
बस जाने पे है, खत्म हो जाएगा। ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 से लेके 146 तक, बोथ इंक्लूसिव, सो 139 से लेके 146, तो 146 तक, यहां तक कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंशन होगा तो 147 तो एक खुद ही है और एक 148 रह गया जो आगे आएगा। बट इसके अलावा कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो यहां पे द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपए, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए, तो कम फाइन है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपए एंड विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। तो कोई खास काम की नहीं है ये पेनल्टी। अगली पेनल्टी याद रखना, अपने को पूछ सकते हैं, वैसे तो कभी पूछे नहीं गए पेनल्टीज वगैरह, मुझे लगा था कि क्योंकि ऑडिटर के ऊपर है तो शायद पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछी गई। बट फिर भी ये वाली जरूर ध्यान रखना, इसमें चेंजेस भी हैं। इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139, 144, 145, सिर्फ 3 सेक्शन। 139 जो अपॉइंटमेंट से डील करता है, सो उसका अपॉइंटमेंट है तो सर्टिफिकेट वगैरह देना चाहिए, तो गलत सर्टिफिकेट नहीं होना, ये सब चीजें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। पता लग रहा है 20 से ज्यादा ऑडिट होल्ड कर रहा है, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा कि मैं 20 से कम होल्ड कर रहा हूं, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वो फंसेगा। ठीक है। फिर 144, आप वो सर्विसेज दे रहे हैं जो परमिट नहीं की गई है, सो वो भी नहीं चलेगा, सो वो सर्विसेज नहीं दी जा सकती। और 145 साइनिंग से रिलेटेड कुछ गड़बड़ होती है, तो ऑडिटर शुड साइन, ये ऊपर ही दिया है, तो ये ऑडिटर शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट 145, सो प्रॉपर उसने रिपोर्ट करके उसको साइन करना चाहिए। अगर वो ये 3 चीज से रिलेटेड कुछ गड़बड़ करेगा, द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, तो ऑडिटर के ऊपर मिनिमम जो फाइन है वो 25,000 रुपए है। ठीक है, तो कम है, बट विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs, सो मैक्सिमम कितनी है 5 लाख, बस भर देंगे। नहीं, ऐसा काम ही नहीं करेंगे, काय को भर देंगे, ऐसे काम ही नहीं करना, भर देंगे। और 4 times द रेम्यूनरेशन विच एवर इज हायर, सॉरी लेस, विच एवर इज लेस है। हाँ, यहां पे देखो एक गड़बड़ है, विच एवर इज लेस है ना, तो यहां पे एक इनकंसिस्टेंसी निर्माण होती है। चलो अब कानून पढ़ ही रहे तो बता देता हूं। यहां पे देखो एक इनकंसिस्टेंसी निर्माण होती है। 4 times दी रेम्यूनरेशन बताया, अब समझो मिनिमम पेनल्टी बताया 25,000 रुपए, मिनिमम 25 हो गई, और मैं समझो कोई कंपनी का ऑडिट करता हूं, ऐसा बहुत कम हो सकता है, पर समझो मैं उससे 5,000 की फीस लेता हूं, 5,000 में ऑडिट कर दे रहा हूं मैं, उसकी पहचान का है कोई, यानी पहचान का एकदम तो नहीं कर सकते बट है फिर भी, तो मैं 5,000 लेता हूं, तो मैक्सिमम पेनल्टी मेरी सिर्फ 20,000 होंगी। सो यहां एक इनकंसिस्टेंसी भी निर्माण हो जाती है। सो मिनिमम पेनल्टी कभी ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम से ज्यादा हो तो ऐसा भी हो सकता है, तो खैर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तब मेरा ऐसा ध्यान गया था कि ऐसे यहां गड़बड़ हो सकती है कि अगर मैं कोई कंपनी से कम फीस लेता हूं, जैसे एक छोटी सी कंपनी थी, भले ही उसका टर्नओवर या पेड अप कैपिटल बढ़ गया बट बाकी लॉसेस में थी, और उसका मैं कम फीस में काम कर देता हूं, तो ऐसे केस में मेरी जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो कम भी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा ध्यान चला जाता है इनकंसिस्टेंसी पे, क्योंकि 4 times रेम्यूनरेशन ये मैक्सिमम फीस है और मिनिमम है 25,000, तो 20,000 अगर 5,000 अगर मैं लेता हूं फीस, तो दैट मीन्स मैक्सिमम पेनल्टी मेरी 20,000 ही होती है और मिनिमम पेनल्टी 25,000 हो जाती है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है वहां। तो खैर ऐसा है। तो ये अभी चेंज हुआ था, उस टाइम में पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान आया था, तो टाइम हो गया, वैसे 1.5 साल हो गए चेंज होके। सो पहले ऐसा नहीं लिखा था, पहले सिंपल बताया था कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, फिर बाद में चेंज कर दिया। इसमें भी एक और पॉइंट है, अगर पता लगता है कि जानबूझकर झूठ बोला गया, गलत बताया गया, गलत रिपोर्टिंग की गई, तो फिर पेनल्टी बढ़ जाएगी। इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजंस नोइंगली, विलफुली, विद द इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देना टू द कंपनी, तो फ्रॉड है। बट ये फ्रॉड पब्लिक वगैरह के साथ नहीं है, तो यहां पे आप देखोगे यहां 447 नहीं लगता। डिसीव द कंपनी और इट शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स और टैक्स अथॉरिटीज, he shall be punishable with imprisonment of a term for a term which may extend to 1 year, so 1 साल तक का imprisonment हो सकता है, and with a fine which shall not be less than 50,000 रुपए। तो यहां पे अब चेंज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 50,000 रुपए और मैक्सिमम हो जाएगा
25 लाख से लेके 25 लाख या 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन। ठीक है, सो 50,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम होगा 25 lakhs और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, विच एवर इज लेस। ठीक है, सही है। तो 8 गुना फीस भरना पड़ सकता है, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। 4 गुना, मैंने 1 लाख रुपए फीस लिया था और 4 लाख रुपए मेरे को पेनल्टी लग सकती है, सो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ऐसे काम ही नहीं करना। ठीक है, सो यहाँ पे ये नहीं है, 447 नहीं अप्लाई होता, यहां भी फ्रॉड ही एक प्रकार का, डिसीव करने के लिए किया है, बट यहां 447 नहीं लगता। सो ऑडिटर को छोड़ दिया, अच्छा है। फिर वेयर एन ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2, सो ये देखो, ये तो पेनल्टी के नेचर का है, ये दोनों जो है ये पेनल्टी नेचर के हो गए। बट जिनका नुकसान हुआ उनका क्या, तो कॉम्पेंसेशन देने का भी प्रावधान है, यानी ये डैमेजेस के नेचर का है। सो जो पैसा लिया वो वापस करना पड़ेगा। सो 4 गुना तो पेनल्टी है, उसके अलावा जो रेम्यूनरेशन लिया था वो भी कंपनी को वापस करना पड़ता है। सो वो दिया है, वेयर एन ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन। तो जो भी पैसा था, ऑडिट फीस थी, उसको वापस करना पड़ेगा, एंड जिनका नुकसान हुआ उनको डैमेजेस पे करेंगे, कॉम्पेंसेशन। Pay for damages to the company's statutory bodies, authorities, or to members or creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading statements of particulars made in his report. Simple. हाँ हाँ, नहीं कंपनी भी करेगी तो वहां नहीं करेंगे फिर वापस। सो अगर नुकसान हुआ है तो, अगर उनका नुकसान नहीं हुआ तो ये पॉइंट नहीं लगेगा, ये लग जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, तो एंड इंक्लूड्स और रहता है, कई बार एंड की जगह हम और भी पढ़ते हैं, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं अगले बार। सो एंड की जगह और कब पढ़ते हैं, और की जगह एंड कब पढ़ते हैं, फिर शैल की जगह मे कब पढ़ते हैं, मे की जगह शैल कब पढ़ते हैं, ऐसा कभी कभी मान सकते हैं अपन, तो देखेंगे अपन कब कब मान सकते हैं। हाँ, लेस है, हाँ हाँ, 4 लाख हो गया ना, तो मैक्सिमम 4 लाख हो गया, तो 5 लाख से कम है, विच एवर इज लेस, तो 4 लाख या 5 लाख जो भी कम होगा तो 4 लाख। ठीक है, हाँ 5 लाख हो जाएगा, हाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ऑडिटर को बचाया गया है, ऑडिटर को फिर भी काफी हद तक के थोड़ी रियायतें हैं, बाकी लोगों को ऐसा नहीं है, बाकी लोगों की पेनल्टीज बहुत ज्यादा है, एक्सॉर्बिटेंट, बट ऑडिटर की थोड़ी कमी है। तो ये, हाँ इम्प्रिजनमेंट से भी है 1 साल का। सो ऑडिटर ने कुछ गलत रिपोर्टिंग वगैरह किया जानबूझ के, क्योंकि सेक्शन 145 भी कवर होता है, 145 वही है साइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो 1 साल की सजा है, कर सकते हैं। तो वैसे नहीं करना पूरा था, पता है क्या, आपको अगर फ्रॉड करना है ना तो बड़ा सा फ्रॉड करो और भाग जाओ देश छोड़ के, अगर करना ही चाहे तो। ये चिल्लर फ्रॉड में कुछ नहीं रखा है, तो फ्रॉड करना तो ऐसा करो कि 12-15 हजार का फ्रॉड करो, 12-15 हजार करोड़ का फ्रॉड करो और भाग जाओ। 12-15 हजार के फ्रॉड नहीं पुराते। तो हाँ, तो बनना है तो विजू बनो, छोटे मोटे काम में कुछ नहीं रखा है। हाँ, क्या कोई भी काम करना है तो बड़ा करना है, छोटे मोटे कहां तक करते रहेंगे काम, बड़े काम करो। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं आपको, ऐसा सब नहीं करना चाहिए, सब ठीक होता है। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और एन ऑफिसर। सो कोई बॉडी या अथॉरिटी या ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द कंपनी फॉर पर्संस इन और पर्संस अंडर क्लॉज 2, ये ऊपर जो बताया। सो यहां पे अगर कोई ऑडिटर है उसको हम पैसा मांगेंगे तो खुद से तो देगा नहीं, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी या बॉडी या ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, बोलेगी कि इनसे पैसा रिकवर करा के दो। एंड सच बॉडी, अथॉरिटी और ऑफिसर शैल आफ्टर पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू सच कंपनी फाइल रिपोर्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग सच डैमेजेस इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर केस के हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा। सो ऐसे कोई अथॉरिटी बनाई नहीं गई है, लेकिन जब केस होगा तो उस पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। फिर अगर ऑडिट फर्म है तो वेयर इन केस ऑडिट ऑफ कंपनी बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑडिट फर्म
and it is proved that the partner or partners of audit firm has or have acted in fraudulent manner, तो या तो खुद फ्रॉड किए या abated, उकसाए, colluded in any fraud by or in relation to or by the company or its directors or officers. The liability, whether civil as well as criminal, as provided in this act or in any other law for the time being in force, for such act shall be of the partner or partners and the firm jointly and severally. ठीक है, सो वो वाले व्यक्ति जो कंसर्न ऑफ द ऑडिट फर्म है, वो वाले व्यक्ति, वही वाले पार्टनर, सिर्फ वही वाले पार्टनर जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, तो हर पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता, फर्म जिम्मेदार होती है बट बाकी हर पार्टनर नहीं. ठीक है, फिर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी में भी वही व्यक्ति को जेल होगी जिस व्यक्ति ने गलत किया था. ठीक है, सो हु एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड एज द केस में बी शैल बी लायबल. तो ये भी कोई खास काम के लगते तो नहीं अब मुझे, क्योंकि पूछना था, जब पूछा नहीं तो अब नहीं लगता इन पे क्वेश्चन आएगा. अभी क्वेश्चन आएगा तो 139, 140, 141 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. 148 भी हम पढ़ेंगे जरूर, बट इस पे भी सवाल पूछने के चांस न के बराबर है. सो इस चैप्टर में गिनती के 4 सेक्शन ही काम के हैं, लेकिन वो 4 सेक्शन बहुत बड़े हैं. 143 में आधा काम का है, आधा नहीं, वो भी मैंने बताया आपको, जैसे गवर्नमेंट वाले वो फ्रॉड वगैरह वो सबका काम का है. ठीक है, तो 143 आधा काम का है. 144 पे पूछा जा सकता है कभी कि कौन सी सर्विसेज आपको नहीं देना है ये. बाकी 145 तो बकवास है, साइन करना पड़ता है. 146 बकवास है, एजीएम अटेंड करो. 147 पेनल्टी है. 148 कॉस्ट ऑडिट है. तो कॉस्ट ऑडिट पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए. हाँ, हाँ हाँ, कहां पे प्रोवाइडेड है ये? नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे अगर यहां पे लिखा है कि जहां पे वो विलफुली या नोइंगली कर रहा है, यहां गलती से भी हो गया तो भी ये पेनल्टी लगेगी. तो अगर गलती से भी हो गया, गलती से उसने रिपोर्टिंग में लिख दिया कि मेरे 20 ऑडिट नहीं हुए हैं, 20 ऑडिट कंप्लीट होने के हैं, तो ऐसे केसेस में ये लग जाएगी. ठीक है, तो ये हमेशा लगेगी, ये जब विलफुल डिफॉल्ट है तब लगेगी. ठीक है, ऐसा है. चलो खत्म करते हैं, आज टाइम बचेगा अपने पास, फिर दूसरा चालू कर लेंगे. मैंने आपकी क्लास में वीडियोस नहीं दिखाया, एक भी है ना, एक भी नहीं दिखाया. ठीक है, एक आध वीडियो दिखा दूंगा. सीएसआर में दिखाता हूं मैं जनरली, बट बहुत बड़ा टॉपिक था, टाइम कम था, इसलिए नहीं बताया था. अब आज टाइम है तो आज दिखा दूंगा. अच्छे वीडियो है कोई कोई. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स यानी अरे आइटम्स ऑफ कॉस्ट, तो खर्चे के आइटम, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कंपनीज. सो यहां पे भी बहुत सारे रूल्स है, हमको रूल्स में नहीं जाना है. ठीक है, सो यहां पे कॉस्ट ऑडिट को लगता है ये. सो पहले कॉस्ट अकाउंट्स बोला है, फिर कॉस्ट ऑडिट बोला है. सो पहले वाली जो सबसेक्शन है ये दिखेगा आपको कि आपको कॉस्ट अकाउंट्स के लिए बुक्स मेंटेन करना है. तो कॉस्ट की अलग अकाउंटिंग होती है, आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा, पढ़े क्या आपने? अकाउंटिंग होती है कॉस्ट की. सो वो कॉस्ट की अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है कुछ कंपनीज को. कौन सी कंपनीज? जो या तो सर्विस सेक्टर वाली है उनको करना पड़ेगा, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है उनको करना पड़ेगा. बाकी ट्रेडिंग वगैरह को नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज में तो कोई जरूरत ही नहीं होती. और इसमें रूल्स में इन्होंने पाइली के 50 कंपनीज बताए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ऐसे बहुत सारे बताए हुए हैं. सो इसीलिए हम रूल्स में तो नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ थोड़ा जो एक्ट में लिखा है उतना ही पढ़ेंगे अपन. बाकी रूल्स बहुत डीप है इसके, हमको लेकिन उतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है. सो सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. इस सेक्शन के हिसाब से पहली चीज, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट एंड ऑडिटर. सो पहले तो चैप्टर 10 को ओवरराइड किया. सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए और सर्विसेज और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए. सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को या सर्विस सेक्टर वालों को ही बताया जा सकता है, ट्रेडिंग वालों को नहीं.
as may be prescribed, direct that particulars relating to utilization of material, labor or other items, overheads वगैरह of cost as may be prescribed shall also be included in the books of accounts kept under section 128 of that class of companies. ठीक है, so ये सिर्फ बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट आइटम्स भी होना चाहिए. सो बुक्स ऑफ अकाउंट शैल इंक्लूड कॉस्ट आइटम्स फॉर सच कंपनीज. ये ऑडिट की बात नहीं कर रहा है अभी, ऑडिट की बात यहां से चालू होगी, यहां से. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है. फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के ऊपर ये रूल लगाना चाहता है तो पहले बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, आरबीआई, इनसे सहमति लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि दूसरी रेगुलेटरी अगर बॉडीज है तो पहले उनसे बात करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला सेक्शन उन पे अप्लाई होगा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड अंडर सच स्पेशल एक्ट. तो उनसे कंसल्ट करके ये रूल्स बताए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे बैंक्स हो गए तो बैंक्स के केस में आरबीआई से कंसल्ट करेंगे क्योंकि आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, सो उनसे कंसल्ट करके हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको बोल सकते हैं. फिर ये आता है अब ऑडिट का. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. सो यहां ऑडिट होगा. ठीक है, तो ऊपर पहले बुक्स में मेंटेन करो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स और यहां बोला है कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करो. कॉस्ट ऑडिट आपको करवाना है ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज विच आर कवर्ड अफोरसेड. तो जो जाहिर सी बात है जो लोग ये इसमें कवर होते हैं उनको ही कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा, तो वही दिया है. एंड विच हैव अ नेट वर्थ ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये रूल्स में प्रिस्क्राइब किए हैं नेटवर्थ और टर्नओवर, बट हमको इसकी डीप में नहीं जाना है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, बहुत डीप में बताया हुआ है. तो हमको उतना, इवन मॉड्यूल वगैरह में भी आपको उतना डीप में नहीं दिया है. मॉड्यूल में आपको सिर्फ ये सेक्शन के ऊपर ऊपर वर्डिंग्स दी हुई है. ठीक है, फिर कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, तो सीए. सो वो वाला सीए नहीं, ये दूसरे वाले सीए होते हैं. इन्होंने भी अपना नाम सीए कर लिया, पहले सीडब्ल्यूए लिखते थे, अभी इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी आईसीएआई कर दिया. पता है आपको? सो पहले इनका आईसीडब्ल्यूएआई होता था, फिर उनको लगा नहीं नहीं हम आईसीआई हैं, तो उन्होंने आईसीआई कर लिया. झगड़ते रहते हैं लोग अपने से बहुत बार. ठीक है, so the cost audit shall be conducted by a cost accountant who shall be appointed by the board on such remuneration as may be determined by the members in such manner as may be prescribed. ठीक है, तो इसको बोर्ड अपॉइंट करता है कॉस्ट अकाउंटेंट को. फिर नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर. तो वही अगर सीडब्ल्यूए भी होगा तो आप उसको ही दोनों काम के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते. फिर कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है. तो इनका एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो भी फॉलो करना पड़ता है. जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं. ठीक है, सो ऑडिटर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हियर द एक्सप्रेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है जो आईसीएआई ने जो पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स होता था, बट इन्होंने अभी आईसीएआई कर लिया फिर से नाम. सो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर 148 शैल बी इन एडिशन. सो जो ऑडिट 143 में हो रहा है उसके अलावा 148 का ऑडिट होना चाहिए. तो ये भी कोई काम का नहीं. क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम लगते हैं जो हमने पढ़ा था, जो नॉर्मल ऑडिटर को लगते हैं 139, 141, 139 तो नहीं, वो तो अपॉइंटमेंट है, 141. तो 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, रिलेटिव नहीं होना चाहिए वगैरह, ये सब जो रूल्स है ये सब वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं इवन टू कॉस्ट ऑडिटर. सो क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स. ऑडिटर्स यानी नॉर्मल जो ऑडिटर को लगता है अपन लोगों को. शैल ऑल्सो so far as may be applicable apply to a cost auditor appointed under 148, and it shall be the duty of the company to give all assistance and facilities to cost auditor under this section for auditing the cost records. तो कोई काम का नहीं है, बस बताया है कि कॉस्ट ऑडिटर को सब चीजें बताना पड़ेगा. ठीक है, the report on the cost audit of cost record shall be submitted by cost accountant to board of directors. तो ये रिपोर्ट करता है बोर्ड को, ये कंपनी को रिपोर्ट नहीं करता. तो अपन लोग जो रिपोर्ट करते हैं मेंबर को रिपोर्ट करते हैं, मेंबर्स को, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन ये रिपोर्ट करेगा बोर्ड को.
फिर कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ रिसिट ऑफ द कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ सच रिपोर्ट अलॉन्ग विथ फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। बस अगर एक्सबीआरएल में कवर होते हैं तो इनको ये रिकॉर्ड्स भी एक्सबीआरएल टेक्सोनॉमी में ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सबीआरएल हमने पढ़ा था, सो एक्सबीआरएल इनको भी अप्लाई होगा। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, एक्सबीआरएल कौन सी कंपनीज को लगता है, फिर ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी को लगती है, तो याद रखने का पार्ट यहां पे रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था याद रखना, आखिरी के चैप्टर्स में कहीं कहीं रहेगा। तो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी को कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, इंटरनल ऑडिटर किसको रखना है, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बस सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद, एक्सप्लेनेशन आने के बाद और कुछ भी दिक्कत लग रही है तो मंगा सकते हैं। सो इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और फर्दर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो मंगवा सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन, और कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको प्रोवाइड करें। बस सिंपल। कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सेम वैसे की वैसे पनिशमेंट होगी, कोई काम का नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ 143 में जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स थे वो वैसे के वैसे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होना चाहिए टू कॉस्ट ऑडिट एज वेल। ठीक है, तो ये भी कोई काम का नहीं, तो 148 वैसे पूरा कोई काम का नहीं है। और ये तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए एनएफआरए वाले रूल्स से वैसे के वैसे पढ़ लेना एक बार, काम का नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं भी ध्यान रखे तो चलेगा। तो ऐसा है। अब यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इसमें 139 इंपॉर्टेंट है, 140 आ सकता है। वैसे 140 अभी इस बार आ जाएगा एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में आने के चांस कम है, इस बार आ जाएगा ऐसा लग रहा है 140। ठीक है, बट अगर इस बार नहीं आया तो आपके एग्जाम में पक्का रहेगा 140 रेजिग्नेशन वाला, रिमूवल या रेजिग्नेशन। ठीक है, फिर 141 इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा। 139 या 141 दोनों में से एक पे 100% क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, या तो यहां है या ऑडिट में है, लेकिन 100% आएगा। फिर 142 काम का नहीं है। 143 में कुछ पार्ट काम के हैं, जैसे ये इंक्वायरी वाले मैटर्स क्या रहते हैं वो काम का है आपके लिए। बाकी एक वो फ्रॉड वाला जो पॉइंट है वो काम का है। ये सप्लीमेंट्री ऑडिट आ सकता है, बट ऑडिट में पूछा जाता है जनरली, यहां नहीं। फ्रॉड वाला पॉइंट ये वाला, ये काम का है। ठीक है, इसके रूल्स में मैंने स्टार मार्क किया होगा, ये से ये काम के हैं। फिर 144 पूछ सकते हैं, बस बाकी खत्म, कोई काम के नहीं। 145 काम का नहीं, 146 नहीं, 147 नहीं, 148 नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बट कुछ सेक्शंस तो बकवास ही है। अब जैसे ये सेक्शन, उसको साइन करना पड़ता, मीटिंग अटेंड करना पड़ता, ये सब पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी के अभी पूछो मैं बाद में नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बाद में भी बता दूंगा। इसके बाद हम फिर अदर लॉस चालू करेंगे। ब्रेक ले लेंगे एक छोटू सा। वीडियो देखना है क्या? देख लो। मैं पहले बहुत दिखाता था, पहले बहुत सारे वीडियो थे मेरे पास, पर अब मेरा लैपटॉप भी बदल गया। उस टाइम मैं अलग लैपटॉप में पढ़ाता था। फिर भी है कुछ वीडियोस इसमें भी होंगे। सीएसआर के वीडियो देख लेते हैं। हाँ, वो 21 दिन में पैसा डबल अलग है। सत्यम स्कैम भी है। देखो, ये पेप्सी का एक अच्छा सीएसआर इनिशिएटिव था, इसके ऊपर देखते हैं। दिख रहा क्या कुछ? हाँ।
गलत लाइट बंद नहीं हो जाए, कहीं ये बंद ना हो जाए। ये तो मॉडल है, कैसे मॉडल है? इतना सारा यार आवाज क्यों नहीं आ रही लेकिन? वो कहाँ से है? नहीं फोकस वाला तो नहीं है। ये फैन है, फैन का है। और ये कैमरा भी बंद हो गया। कैमरा है, मैं दिख नहीं रहा। चलो दादी, आप अंधेरे में काम करते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जा मेरे लिए सूरज पकड़। अरे इधर से हट गया ना। दादी, आप अंधेरे में काम करते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जा मेरे लिए सूरज पकड़ के ले आ। सपने देते दिल को चकमे, इधर उधर दौड़ा छोरी समझ नहीं पाए, छोरी समझ नहीं पाए। सूरज मुट्ठी में न आए, कभी आंखों को झुलसाए, कभी छाँव ओढ़ छुप जाए, कभी किरण किरण चुभ जाए। छोरी समझ नहीं पाए, नन्हे पाँव दौड़े सपना, लहरों पे बिखरा जाए, सूरज मुट्ठी में न आए, छोरी समझ नहीं पाए। ले आई सूरज। तेरे सपने सच हो जाए, सूरज मुट्ठी में समाए। किसने सोचा था कि सिर्फ पानी से भरी पेप्सी की बोतल बिना बिजली के बल्ब बनकर अंधेरे घरों को सूरज की रोशनी से भर सकती है। लीटर ऑफ लाइट फाउंडेशन के साथ मिलकर और रिसाइकल्ड पेप्सी बॉटल्स के इस्तेमाल से हमने की एक छोटी सी शुरुआत उन घरों को रोशन करने की जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। ये एक्चुअल में इन लोगों ने किया है, इसका ये एक और इसका डॉक्यूमेंट्री है पूरी। ये देखो, एक्चुअली ये वाला ही અમારે લાઈટ નો બી મુસીબત છે, દિવસ બી જોઈએ જ ને. દિવસે તો સગડાને પાછું કઈ નવાડવાનું ધોવાનું કઈ રોટલો માંગે તેને આપવાનું એવું તેવું કરવાનું બધું એના માટે ફીટેમ પૈસા બંદર ઘૂસી જાય એટલે માટે અમારું ફીટેમ કઈ બારું નહીં રાખતા. લાઈટ નહીં કે તો એને પછી કેરીસન કે તે લેવા જાય. જયારે તો લાઈટ હોય તો સગડા રમ્યા કરીએ, અમે અંદર ખાવા કરીએ.
ખાતી વખતે બી કઈ બપોરા પડી જાય એવું તો બધું અંદર પડે કે પછી દેખાય ના તે ખાઈ જાય કે હું કરે હું તો છોકરાઓ અમારા દરેક રમતા નથી ફાવતા બરાબર કયા હાપ આવ્યો છે કે ડાકુ મારી દે છોકરા તો અમને અમે તો ખરું નહીં અંધારું કરે ઘરમાં લાઈટ બે તો બહુ ફાયદા હોય ઘણો ફાયદા હોય આપણે લાઈટ હોય તો Flight is an open source global movement. Under this movement, we use recyclable, low cost, locally available material to provide lighting solution to the areas where there is no light, where the light will make difference to the lives of people. Very simple concept. It's just a PET bottle inserted in a roof. It's almost no cost, almost no maintenance, and it's such a simple thing. Where once they see us doing it, they can, just by seeing, they know that they can do it themselves. So what they are doing, they are taking a Pepsi bottle and they are putting water inside and they are putting it in their roof. Here the water is acting as a medium. Lights travel from here, medium, it bends. Okay, then it will be refracted in 360 degrees in the room. હવે સારું આવે તો બધું અંદરનું કામ બધું સારી રીતે થશે પછી રોટલા હેકવાનું બી લાઈટ આવી એટલે સારું અજાણું થાય તો લાઈટ આવી તમને બી શાંતિ થઈ એમ પેડા મકોડા કોઈ જીવજંતર એ બધું લાઈટ આવી તો સારું નહીં It was an inspiration you cannot imagine. So there was light in the house and as well as laughter in their faces. બોટલમાં પાણી નાખીને પછી ઘર ઉપર મૂકી દે તો પછી અગવડ થાય એવું પેલું નથી ખબર પણ હમણાં આવી ગયેલા તો પછી એવું લાગે છે કે હા લાઈફ છે કઈ અગવડ છે ઘરમાં એવું લાગે છે. So we are into night solutions also. In these villages we are putting street lights which they can burn during the night and they can walk through. If we light up their nights, suddenly they have 4 more hours to their life every day. ನಾನು ಪಾಲು ಲೈಟೇ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲು உருவாய் பார்க்காம இருக்குது நம்மளுக்கு கடவுளுக்கு தெரியுது லைட்டு குத்துக்கிறாங்க நம்ம தேச சாமான் வந்து கண்ணு பார்க்கட்டா போல ऐसा है हाँ तो ऐसा है 1 मिनट लाइट तो चालू कर ले आप लोग सो जाओगे ऐसा थोड़ी होता हाँ ऐसा लग रहा सो के उठे हाँ अरे खूब ज्यादा ही नीचे नहीं हो गया मैं यहीं तक आ रहा हूं मैं ऐसा है ये सब इन लोग ऐसे भी करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे खुद भी करते हैं यानी CSR इनिशिएटिव कंपलसरी नहीं था तब भी कुछ लोग करते थे जैसे टाटास वगैरह हैं इन लोग बहुत माने जाते हैं इन लोग हमेशा करते ही है CSR वगैरह के काम वैसे ये भी करते हैं भले यानी कंपलसरी नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ खुद से विदाउट कॉस्ट वाली चीज भी करते हैं और जहाँ पैसा लगता है वो भी करते हैं तो अब तो खैर सोलार वोलार आ गए तो अब तो ये सब आसान हो गया और बट सोलार में भी एक दिक्कत होती है उसकी बैटरी वगैरह भी रखना पड़ता है बैटरी का मेंटेनेंस वगैरह ये सब एक तकलीफ होती है बट ठीक है करेंगे धीरे धीरे सरकार बदल रही है और कुछ लोग डुबा भी रहे हैं ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री डुबा रही है चलो ठीक है तो यहाँ पे अपन एक कंक्लूड करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर अगला चैप्टर चालू करते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट वैसे ब्रेक की जरूरत नहीं ब्रेक हो गया बट ले लेते हैं एक ब्रेक कि नहीं ले लेते हैं अच्छा तो ठीक है एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हाँ 10 मिनट ले लो सो 2:45 बजे चालू करते हैं ठीक है और 4 बजे तक पढ़ लेंगे अच्छा 3:45 तक तो कर ही लेंगे देखते हैं हाँ देखते हैं मैं हूं ना फिक्र मत करो जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा मैं नहीं समझ रहा तो भी पढ़ रहा ऐसा नहीं होगा चलो तो 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं चलो थैंक यू